गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन का रिमेनिंग टॉपिक्स। लेक्चर 2 हम इसको दे रहे हैं नाम। तो वाटर पोल्यूशन में हम ऑलरेडी बेसिक्स पढ़ चुके हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, पॉइंट सोर्सेस, नॉन पॉइंट सोर्सेस पोल्यूशन के, है ना। कितने टाइप के पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन या आपका रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, जितने भी डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन होते हैं, वो पोल्यूशन का बेसिक लेक्चर में हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अभी वाटर पोल्यूशन में थोड़ा सा डिटेल हम जाएंगे। जैसे हमने एयर पोल्यूशन में अलग अलग लेक्चर्स में डिफरेंट चीज़ें पढ़ी, वैसे ही वाटर पोल्यूशन में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स तो जनरल एग्जाम्स में आता ही है। यूपीएससी में जैसे कि आपको पता है पैटर्न ऐसा होता है कि हर चीज़ को थोड़ा सा डीपली आपको एनालाइज करना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर रहता है। इसलिए जो है वो सिमिलर टू एयर पोल्यूशन में हमारे 3 लेक्चर्स हुए थे अलग अलग चीज़ों के, ऐसे ही वाटर पोल्यूशन में भी सेकेंड है और एक और भी लेक्चर इसमें आएगा। तो बात करते हैं जनरल टॉपिक की बात करेंगे अगर हम, तो कॉज ऑफ सीवेज जो आपका वाटर जाता है अगर नदियों में, नालों में, तालाबों में चल जाता है, दैट कॉजेस वाटर पोल्यूशन। फिर आपका सॉलिड वेस्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप सब लोग जानते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो अगर हम कहें परसेंटेज ऑफ वाटर पोल्यूशन में जो अगर किसी का सबसे बड़ा मेजर रोल है, दैट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, है ना। क्योंकि आप गंगा जी को ही देखिए, उन्होंने कहा यहाँ से आपको ऋषिकेश तक बिल्कुल क्या दिखेगी, साफ दिखेगी, क्लियर दिखेगी, क्योंकि यहाँ से श्रीनगर तक जो है आपका ऋषिकेश तक कोई भी इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। बट हरिद्वार से जैसे ही गंगा आगे निकलती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के और सीवेज के आपके जो है अनट्रीटेड वाटर जो है गंगा में जा रहा है और उसके बाद कलर ही चेंज हो जाता है ना। नेक्स्ट है आपका एसिड रेन। तो एसिड रेन तो तब होगा जब बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन का ये क्या है आपका कॉन्सिक्वेंस है। एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो एसिड रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। आपका ऑयल इंडस्ट्री, जैसे मैंने कहा था ऑयल स्पिलेज होता है ना। तो ऑयल स्पिलेज जहाँ जहाँ ऑयल वेल्स होते हैं, तेल के कुएं होते हैं, वहाँ ऑयल स्पिलेज की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इवन समुद्र में भी जो है ऑयल स्पिलेज की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। जब समुद्र से हम क्या करते हैं, ऑयल को निकाला जाता है, तो वो भी ऑयल आपका उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्वेटिक प्लांट्स, आप बोलोगे कि एक्वेटिक प्लांट कैसे रिस्पॉन्सिबल है वाटर पॉल्यूशन के लिए। तो मैंने कहा कि जो यूट्रोफिकेशन होता है ना, यूट्रोफिकेशन क्या है, जब किसकी न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट पानी में ज़्यादा बढ़ जाती है तो अलग अलग जो है वीड्स हो गए, अलग अलग जो है क्या हो जाते हैं, उनकी अमाउंट बढ़ जाती है, एल्गल ब्लूम हो जाता है। इन सब की वजह से क्या हो जाता है, आपका वो पानी जो पर्टिकुलर पानी है जिसमें क्या हो जाती है, काई बहुत जम जाती है, वो पीने लायक नहीं बचता है, तो वो भी क्या हो गया, वाटर भी वो क्या हो गया, पॉल्यूट हो गया। तो ये आपके क्या है, मेजर आपके कॉज हैं जो वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीवेज का मैंने ऑलरेडी पिछली बार बताया था कि ऐसे अनट्रीटेड वाटर को डायरेक्ट नदी में फेंकने से सबसे बड़ा जो आपका क्या है वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑक्सीजन जो पानी में घुली हुई रहती है, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले जीव जंतु क्या करते हैं, सांस लेते हैं और उनका जो बाकी चीज़ें हैं डिपेंडेंट करती है वाटर पे। अब बात करते हैं कि क्या पैरामीटर होना चाहिए डिजॉल्व ऑक्सीजन का, पानी में कितना लेवल होना चाहिए। ये लेवल इंपॉर्टेंट है। डिजॉल्व ऑक्सीजन खाली पता होना अकेला काफ़ी नहीं है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कितना है सर्वाइवल के लिए मरीन एनिमल्स का, या मरीन आपका जो भी है फिशेज हैं और जितने भी एक्वेटिक सिस्टम में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके लिए जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट पोल्यूशन की वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेवल में क्या आता है, चेंज आता है। तो वो चेंज कितना तक ठीक है और कितने से कम क्या हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है मेरीन और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। ये आपको एक टेबल दिख रही है, 1 से लेकर और आपका 10 तक ये आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन का पीपीएम लेवल जो आपको दिखा रहा है, ठीक है जी। तो अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल 6 से ऊपर है, ठीक है जी, 6 से ऊपर है, तो वो सेफ माना जाता है वाटर पीने के लिए भी और मरीन एनिमल्स की सर्वाइवल के लिए, ठीक है जी। तो पीने के पानी का पीपीएम कितना होना चाहिए, 6 से डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हम, डीओ,
तो DO लेवल होना चाहिए उसका कितना, 6 से ऊपर। और अगर पीपीएम लेवल किसी भी डिजॉल्व ऑक्सीजन का पीपीएम लेवल अगर 4 से कम आता है तो हाईली लाइफ थ्रेटनिंग है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। कितना, लेस देन 4 क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग। और आपका जब 6 से ऊपर है, ग्रेटर देन 6, DO का लेवल, तो क्या है, वो पानी पीने लायक भी है अच्छा, और वही पानी एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। ठीक है जी। तो पीपीएम का क्या मतलब होता है, मिलीग्राम पर लीटर। क्या होता है, मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है जी, बोलिए। पार्ट्स पर मिलियन तो नाम है ना, अमाउंट कितनी है वो, ठीक है, उसका ही दूसरा नाम किताबों में आपको मिलीग्राम पर लीटर भी मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, एक ही चीज है, दोनों टर्म्स अलग अलग है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। तो जब पीपीएम लेवल बढ़ रहा है तो आप देखोगे एक्वेटिक एनिमल्स की संख्या भी बढ़ रही है, फ्लरिश कर रही है, क्योंकि जितने आपका लेवल ऑक्सीजन का बढ़िया होगा उनका सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए उतना बढ़िया होगा। जितना लेवल कम होगा स्ट्रेस होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जरूरी है सांस के लिए, तो संख्या कम होती जाएगी। यहाँ तो कंप्लीटली खत्म हो गई। जैसे पीपीएम लेवल 4 से कम आया डिजॉल्व ऑक्सीजन का, इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाएगी मछलियाँ, जो एल्गल ब्लूम के केस में हो जाता है। अब आता है एक टर्म हमने पिछली बार पढ़ा था, BOD, है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों एक ही नाम है। तो क्या होते हैं, तो मैंने कहा था लास्ट टाइम पे आपका, BOD क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्या है BOD, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। पानी में ऑर्गेनिक मैटर को, कार्बनिक पदार्थ को क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज, उनको जितनी अमाउंट ऑक्सीजन की यूज होती है उसे कहते हैं BOD। ठीक है, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है जी। तो सेकंड, दूसरी हम बात कर रहे हैं DOD, डिसॉल्व ऑक्सीजन। ये BOD और DO जो है ना, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर BOD बढ़ेगा तो इसका मतलब DO कम हो गया, क्योंकि BOD का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत हुई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करने, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पानी से ज्यादा ऑक्सीजन ले ली तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो आप लिखोगे BOD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू DO। ठीक है, एक दूसरे का क्या है, उल्टे हैं, क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेके ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को। और मैंने आपको बताया तो BOD का जो इंक्यूबेशन टाइम है वो 5 दिन का होता है। कितना होता है, 5 दिन बैक्टीरिया लगाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बासी पानी नहीं पीना चाहिए बहुत दिनों का, क्योंकि 5 दिन के बाद तो बिल्कुल वो पीने लायक नहीं। वैसे तो 3-4 दिन में, 3 दिन में बेसिकली शुरू हो जाता है आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है पानी में उनका डिग्रेडेशन, बट अगर 3 दिन में कम अमाउंट है, पर 5 दिन में वो कंप्लीट क्या हो जाता है, आपका जो बैक्टीरिया जो है पानी को क्या करते थे, खराब कर देते हैं। डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए पानी जो है बासी पानी को पीने के लिए अवॉइड किया जाता है काफी दिनों तक। ठीक है, बॉटल वाला वाटर होता है, बॉटल वाला डिफरेंट है, क्योंकि वो ट्रीटेड होता है। क्या होता है, ट्रीटेड होता है ना। देखो जो आप RO से भी लेते हैं ना, RO में एक UV लाइट होती है, होता है ना, UV फिल्ट्रेशन। तो UV का क्या मतलब है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। तो आपको जो है BOD के होने के लिए, घटना होने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप बचेंगे। ठीक है, नेचुरल वाटर की हम बात कर रहे हैं। ओके, आगे चलिए। डिफरेंस बिटवीन BOD और एक COD भी आपने सुना है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD।
तो सीओडी क्या है? सीओडी है आपका सेम टू सेम जैसे बीओडी में हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर को क्या किया जा रहा है? ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह क्या होता है? केमिकल एजेंट्स होते हैं, केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसमें? सीओडी में। क्या है? केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो काम करते हैं किस चीज का? ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने। तो समझ लीजिए ये है आपका एक हिसाब से कह सकते हैं नेचुरल फिनोमिना, और ये आपका क्या है? आप जो लैब में करते हैं, ठीक है, पोल्यूशन लेवल को जांचने के लिए। क्या करने के लिए? पोल्यूशन लेवल को जांचने के लिए। क्योंकि ये बीओडी जो लेवल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रही है, इसलिए बीओडी की जो वैल्यू होती है, क्योंकि डिग्रेडेशन का होता है, स्लो होता है ऑर्गेनिक मैटर का, केमिकल ऑक्सीडेशन बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए बीओडी की अब जो वैल्यू है हमेशा सीओडी से कम होगी, क्योंकि केमिकली ऑक्सीडेशन करना फास्ट होता है, जल्दी हो जाता है, इसलिए हमेशा वैल्यू ऑफ बीओडी इज लोअर देन सीओडी। तो सीओडी चाहे हमेशा बड़ा होगा वैल्यू में किससे? बीओडी से। तो आप देख सकते हैं सीओडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीओडी, ठीक है, क्योंकि फास्ट प्रोसेस होती है केमिकल ऑक्सीडेशन, ठीक है, केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसकी वजह से ये दोनों पैरामीटर जो होते हैं और डीओ, ये तीन पैरामीटर्स होते हैं किसी पानी को पीने लायक है या नहीं है देखने के लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं है कि केवल इनसे देख लिया तो पानी पीने लायक है, उसके बाद पानी में और चीजें भी देखी जाती हैं, हैवी मेटल्स कितने हैं, आयंस कितने हैं, फ्लोराइड्स कितना है ना, नाइट्रेट्स कितना है, ये सब चीजें भी देखी जाती हैं, वो सेकेंडरी है। पहले तो ये चीज देखी जाती है बीओडी कितना है, डीओ कितना है, सीओडी कितना है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हैवी मेटल्स, भारी धातु। यस सर, बीओडी कितना होना चाहिए एक्वेटिक लाइफ को, मतलब अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं तो बीओडी कितना होना चाहिए? अच्छा, स्केल, ओके, मैं तो स्केल तो इसमें लगाना ही भूल गया। चलो मैं स्केल जो है जब मैं शाम को आपको भेजूंगा इसका पीपीटी, उसमें मैं बीओडी का स्केल लगा दूंगा। सही बात करेगा दिलाई तुमने, मैं छूट गया वो बीओडी का स्केल लगाना। बीओडी सीओडी दोनों लगा दूंगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक ज्यादा होता है एक कम होता है, दोनों की दोनों स्केल जरूरी है, क्योंकि रेफरेंस तभी आप बता पाओगे कि कौन सा पानी पीने लायक है, कौन सा पानी पीने लायक नहीं है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम हैवी मेटल्स की। तो हैवी मेटल देखो, पीरियोडिक टेबल में जब आप देखते हैं मेटल्स, बहुत सारे टाइप के मेटल हैं, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जिनको कहते हैं। तो ये अलग अलग जो है क्या है, डिफरेंट मेटल्स हैं, बट कुछ को हम भारी धातु कहते हैं, कुछ को हम भारी धातु नहीं कहते। जैसे एल्कली मेटल्स हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये जो एल्कली मेटल के सॉल्ट्स हैं, तो ये हमारे लिए उतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेस में तो हर चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, बट नॉर्मली रूटीनली क्या है, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं, नेचर में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए एल्कली मेटल हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि वो अर्थ में हमारे पास काफ़ी नंबर्स में या आपकी अमाउंट में होते हैं। बट भारी धातु में जो है प्रॉब्लमेटिक है। कौन भारी धातु हैं? वो सारे के सारे मेटल जिनकी डेंसिटी कितना हो, 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से के बराबर या उससे ज्यादा हो, उनको हम भारी धातु कहते हैं। जैसे ये आपको दिख रहे हैं, कॉपर, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम, ठीक है, आयरन, ठीक है, ये सब के सब क्या है, आपके हैवी मेटल्स हैं। इनका पानी में लेवल होना बहुत ही जरूरी है, एक परमिसिबल लिमिट के अंदर। परमिसिबल लिमिट किसको कहते हैं? परमिसिबल लिमिट वो लिमिट है जिससे कम अगर हैवी मेटल्स का पानी में कंसंट्रेट रहेगा तो पीने लायक है, बट इससे ऊपर लेवल चला जाए तो बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, मतलब हमारे शरीर के लिए क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए इनको भी क्या कर दिया जाए, मेजर किया जाता है जब किसी पॉल्यूटेड वाटर के सैंपल को लेके टेस्ट किया जाता है। बीओडी, सीओडी, डीओ तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके अलावा हैवी मेटल एनालिसिस भी किया जाता है। तो ये जो 6 मेटल्स हैं, इसके अलावा आयरन और निकिल, उनको भी देखा जाता है। मेजर क्योंकि पॉल्यूटेंट ये है, इसलिए इनको ज़्यादा के ज़्यादा फोकस किया जाता है। खासकर मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, ये तो अर्लेट है। ये 4 ऐसी चीज जो हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं,
आपके टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए या किसी भी एनिमल जो उस वाटर को पिएगा जो पॉल्यूटेड है। आगे देखिएगा, सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट आई, ठीक है जी, जिन्होंने क्या किया, हमारे देश की करीब 67 रिवर्स और 20 रिवर बेसिस, इनका क्या किया, वाटर के सैंपल्स का एनालिसिस किया। टोटल कितने सैंपल इन्होंने एनालिसिस किए थे, आपका 442 वाटर सैंपल्स लिए थे। 442 वाटर सैंपल्स में से 287 पॉल्यूटेड निकले। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का कहा जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, 57% वाटर जो है पॉल्यूटेड है। कितना, 57% वाटर पॉल्यूटेड है, जो कि एक रियली क्या है, मैटर ऑफ कंसर्न है। 57 मतलब आधे से ज्यादा पानी खराब है, ठीक है। पहाड़ों की बात नहीं करूंगा क्योंकि पहाड़ों में अभी वो इशू नहीं है, बट प्लेन की बात करें, प्लेन्स की बात करें अगर, तो क्या है, मोर देन 57% क्या है, वाटर क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया है वेरियस रीजन से, है ना। एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, सीवेज आपका जो है डिस्पोजल की वजह से, ये बहुत सारे कारण हैं। बट 57 ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर जो है अब खराब हो चुका है, पीने लायक नहीं है। तो ये जो आपका स्टडी की गई थी, ये 2014 से और 2018 तक के जो है टाइम में की गई, अलग अलग जगहों पर। कौन से रिवर में कितने पोल्यूशन का लेवल निकला, वो एक थोड़ा सा ये डेटा है। तो ये देखेंगे आप कि गंगा, जो मेजर रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, रामगंगा, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, तो आप देखेंगे गंगा में क्रोमियम का लेवल बढ़ा हुआ है, साथ साथ आयरन का लेवल भी बढ़ा हुआ है। ये ताप्ती में देखिए आपका, इसमें राप्ती में कि ताप्ती में होती है, ये देखो अखबार वाले ये काम कर लेते हैं, है ना। अगर आपको पता है तो आप ताप्ती समझोगे, नहीं पता है तो राप्ती लिख लोगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है, बहुत जगह मैंने देख लिया अखबार वाले जो है ऐसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। ये बताऊँ क्या होता है, खबरें जल्दी छापने का क्या है, कंपटीशन, क्योंकि प्रूफ रीडिंग करने के लिए समय लगता है ना। तो जल्दी छापना है तो फटाफट से डेटा आया हमारे अखबार से जल्दी दूसरे अखबार में आ जाए, होता ही नहीं होता। तो ये है, आप इसमें देखिएगा रामगंगा में खासकर लेड का अमाउंट ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है लेड। बाकी सब में देखिएगा आयरन तो ऑलमोस्ट सभी में क्या है, बढ़ा हुआ है। तो आयरन भी एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए, पानी में नहीं होना चाहिए। अब वो लिमिट क्या है, उसके लिए WHO के अलग पैरामीटर है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अलग पैरामीटर है, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के अलग पैरामीटर्स हैं। ये सब मैंने एक कंबाइन करके टेबल में आपको दिखाने की कोशिश की है कि कितना जो है किस पॉल्यूटेंट का लेवल होना चाहिए। एक परमिसिबल लिमिट, जैसे जो कंटेमिनेंट्स पानी में हैवी मेटल्स हैं उनका एक ये दिया हुआ है, ठीक है जी। इतने अमाउंट से ज़्यादा क्या होते हैं, अगर देखो आप खासकर कैडमियम का लेवल कितना कम है आपका, 3 माइक्रोग्राम पर लीटर, इतने से ज़्यादा बढ़ गया तो वो पॉल्यूटेंट हो जाएगा, जबकि आयरन के लिए आपका 300 है। इसका मीनिंग क्या है कि 300 माइक्रोग्राम से भी ज़्यादा ऑलरेडी इनमें है आयरन का कंटेंट, तभी हम उसको एक्सीड कर रहे हैं, लिमिट एक्सीड हो गई है, इतना ज़्यादा क्या हो गया है, आयरन की अमाउंट पानी में हो गई है। ये है आपके डिफरेंट आपके पैरामीटर्स, परमिसिबल लिमिट्स जो हैं WHO के पैरामीटर्स। USEPA होता है, यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। क्या होता है, USEPA, यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। USEPA, ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन सब के अलग अलग डेटा दिए हुए हैं परमिसिबल लिमिट्स का। ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा बहुत माइन्यूट क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो WHO के पैरामीटर्स ये हैं हर किसी के लिए। अगर आप कुछ फोकस करोगे 4 मेटल्स को, जैसे एक मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक और लेड, तो ये 4 देखेंगे अगर आप, इन 4 की अमाउंट जो है बहुत ही कम अमाउंट पर परमिसिबल है। देखो ना, डेसिमल के बाद
3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। इससे अगर ज़्यादा होता है तो क्या है, वो वाटर क्या है, पॉल्यूटेड है। और चीज़ देखिए आप, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो कहता है कि इनमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं, ये अगर थोड़ा भी है तो भी प्रॉब्लमेटिक है ये सारे मैटर, क्योंकि कैडमियम, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, लेड, इनका हमारी बॉडी में कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे आप कॉपर देखेंगे, कॉपर की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे एंजाइम्स का पार्ट होता है। आयरन हमारे हीमोग्लोबिन का पार्ट है, उसकी बॉडी को नीड है। तो क्रोमियम हमारे जो है आपका होता है विटामिन B12 में होता है ना। तो कहने का मतलब है कि ये सब मेटल्स जो हैं स्मॉल अमाउंट में बॉडी को काम आ सकते हैं, बट जो ये मेटल्स हैं ये बॉडी में कोई भी जरूरत नहीं है इसकी, मतलब जब जाएंगे चाहे कितनी भी लो अमाउंट रहे तो प्रॉब्लम करेंगे। इसलिए CPCB ने इनके लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये प्योरली पॉल्यूटेंट है। तो ये आपके क्या है, हर एक के लिए क्या है आपका पॉल्यूट। जैसे अगर आप देखेंगे US EPA में देखेंगे, अगर आयरन के लिए कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ है क्योंकि उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको सारे नहीं याद करने हैं, ये तो केवल एक कंपैरिजन के लिए दिखाया गया है कि पूरी दुनिया में हैवी मेटल्स के लिए क्या पैरामीटर्स हैं, अलग अलग पॉल्यूशन कंट्रोलिंग एजेंसीज के कितने स्टैंडर्ड डेटा सबका अलग अलग के लिए दिया हुआ है। आप कोई एक देख लीजिएगा, अगर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का देखिए या WHO का देख लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत माइन्यूट चेंज है दोनों में, ठीक है। अब आता है थर्मल एंड रेडिएशन पोल्यूशन। तो थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, जैसे कि आपका कोयला जलाते हैं, बिजली बनती है, उनको क्या कहते हैं हम, थर्मल पावर प्लांट्स कहते हैं। क्या करते हैं, कोयला जलाया और बिजली बनी, बट जब वो बिजली बनाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, टरबाइन चलती है ना, टरबाइन चलती है, तो वहाँ आपका भाप गई, भाप ने क्या किया, टरबाइन को घुमाया, तो जो गर्म पानी होगा थर्मल पावर प्लांट का वो कहाँ जाएगा, वापस से नदियों में, समुद्रों में, जहाँ जहाँ पावर प्लांट है उसकी नज़दीकी नदी में फेंक दिया जाएगा। तो क्या करेगा, वो गर्म पानी क्या करेगा, वहाँ का जो एक्वेटिक जो सिस्टम है उसके पानी को गर्म करेगा, और गर्म पानी में हमेशा डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए कहा जाता है गुनगुना पानी पियो। क्या करना है, गर्म पानी नहीं पीना है। कोरोना में लोगों ने जो है ना, जो है 80 डिग्री वाला पानी पी गए है ना। तो ध्यान रखना है, पानी जो है गुनगुना पीना है, बहुत गर्म नहीं, क्योंकि बहुत गर्म पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है जी। तो इसलिए ये ध्यान रखना है। तो जितना भी नज़दीकी जो थर्मल पावर प्लांट्स के आसपास के वाटर बॉडीज होती हैं उनमें क्या हो जाता है, गर्म पानी की वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या हो जाता है, थ्रेट हो जाता है, खतरा हो जाता है ना। ये तो हो गया आपका, क्या हो गया आपका थर्मल पोल्यूशन। अब आता है आपका रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कहाँ से होता है, रेडिएशन लीकेज अगर हो गया पानी में, जैसे फुकुशिमा न्यूक्लियर लीकेज हो गया था, है ना, ब्लास्ट हो गया था, तो जितना भी आपका न्यूक्लियर जो वेस्ट था वो पानी में चला गया था, क्योंकि वहाँ भी क्या हो जाता है आपका न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट जो है आपका, न्यूक्लियर पावर प्लांट को ठंडा करने के लिए हाई टेम्परेचर को पानी सर्कुलेट किया जाता था, तो वो पानी में लीकेज हो गया था सारा का सारा। तो मैंने कहा था कि 1.6 मिलियन टन ऑफ वाटर जो है अब जापान ने प्लान किया है कि उसको हम ट्रीट करेंगे अगले 30 सालों में। तो वो क्या है, वो रेडिएशन लीकेज है इसमें पानी में, है ना। उसको जो है उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्या होगा भाई, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल कार्सिनोजेनिक होते हैं, म्यूटेशन कर लेते हैं, डीएनए में चेंज कर लेते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, चेंज, एबनॉर्मल चेंज इन डीएनए। तो वो क्या होगा, जब रेडिएशन पानी में जाएगा तो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, है ना, ऑर्गेनिजम्स जो है एक्वेटिक, उनकी लाइफ को क्या करेगा, चेंज करेगा, उनमें म्यूटेशन होगा और कुछ के कुछ क्या बन जाएंगी, स्पीसीज चेंज हो जाएंगी, या उनमें क्या हो जाएंगे, अलग अलग बीमारियां आ जाएंगी, और वही जो एक्वेटिक मेरीन एनिमल्स है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे, लोग खाएंगे उनको, है ना। फुकुशिमा एरिया में नहीं खाएंगे, बट वो ट्रेवल करके कोरिया जा सकता है, आपका जो है ताइवान जा सकता है, चाइना जा सकता है, अलग अलग जगह जा सकती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बाकी जगह का भी क्या हो जाएगा, आपका मरीन जो इकोसिस्टम है वो पॉल्यूट हो जाएगा। अब बात करते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है वाटर पॉल्यूशन के लिए। बहुत ज़्यादा खरपतवार, आपका
शैवाल हो गया, जिनको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं, इसके होने की वजह से भी वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल लो हो गया तो पानी पीने लायक नहीं बचता। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, जलकुंभी इसको कहा जाता है, वाटर हाइसिंथ। ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, किसी एग्जाम में, वाटर हाइसिंथ। इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट सभी वाटर बॉडीज में ये पहुंच चुका है। और इनवेसिव एलियन स्पीसीज हम किसको कहते हैं, वो सारी स्पीसीज जो एक्सोटिक होती हैं, मतलब कहीं बाहर से आई किसी एक इकोसिस्टम में, अब वहाँ की जो नेचुरल स्पीसीज हैं, ओरिजिनल स्पीसीज हैं, उनको डिस्प्लेस करके खुद बढ़ जाती है। जैसे लेंटाना का हमने पढ़ा था, पार्थीनियम गाजर घास का बारे में हमने पढ़ा था, ये सब क्या है, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज हैं। तो वैसे ही ये वेस्ट बंगाल के वाटर बॉडीज में कहीं बाहर से पहुंच गया और अब ये क्या कर लिया, इसने डोमिनेट कर दिया वाटर बॉडीज को। तो इसकी वजह से भी क्या हो गया, पानी जो आपके, खासकर कौन से पानी, देखो कोई भी एलियन जो स्पीसीज है आपका, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, वो प्रॉब्लम कहाँ करती है, जहाँ पर स्टैग्नेंट वाटर होता है। जब रनिंग वाटर होता है ना नदी में, तो नदी में घास पतवार क्या है, कोई भी चीज़ जम नहीं पाती है ना, उसके लिए क्या चाहिए, पानी रुका हुआ चाहिए या स्लो क्या हो आपका मूवमेंट हो पानी में, तभी जो है ये उग पाते हैं। तो रनिंग वाटर में तो ये नहीं उग पाते, बट पॉन्ड्स में, लेक में, ये जो इनके होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो वाटर जो आपका जो ये वाटर हाइसिंथ है, इस पे ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या मेटल्स हैं, आपके मेटल के अलावा क्या क्या चीजें हैं जो वाटर में एक्सेस होने की वजह से प्रॉब्लम्स करती है। तो नाइट्रेट, जैसे हमको पता है, नाइट्रेट प्लांट एसिमिलेट करते हैं जमीन से, नाइट्रोजन साइकिल हम पढ़ चुके हैं, पता है ना। नाइट्रेट्स क्या करते हैं, प्लांट एसिमिलेट करते हैं, फिर हम वो नाइट्रोजन हमारे खाने से हमारे इंसानों में चला जाता है, अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से, है ना। नाइट्रोजन की पूरी एक साइकिल है। बट नाइट्रेट अगर सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है आपका सॉइल में या वाटर में, तो प्रॉब्लम क्या करेगा, प्रॉब्लम क्या करता है कि ये जो नाइट्रेट है ड्रिंकिंग वाटर में रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म नॉन फंक्शनल मेट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेट हीमोग्लोबिन बनाता है। और मेट हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को पकड़ने की टेंडेंसी नहीं होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैच करता है, हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है ना। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। बट अगर हीमोग्लोबिन चेंज हो गया स्ट्रक्चर, अब उस हीमोग्लोबिन का नाम हो गया मेट हीमोग्लोबिन, उसकी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की जो आपकी टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है, वो खत्म हो जाती है। अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ बॉडी में, क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। एक्सेस नाइट्रेट भी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसकी वजह से आपका जो है, जो प्रॉब्लम आती है उसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्योंकि शरीर नीला पड़ने लग जाता है। क्या हो जाता है, नीला पड़ने लग जाता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन में चेंज होने की वजह से। हीमोग्लोबिन में चेंज होगी, हीमोग्लोबिन जब क्या बन गया, मेट हीमोग्लोबिन बन गया, जिसकी ऑक्सीजन कैरी करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसकी वजह से बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और नीला पड़ जाता है। इसे कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट है फ्लोराइड। वैसे तो फ्लोराइड हमारी बोन्स के लिए, टीथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। फ्लोराइड कहते हैं ना कि जो हमारा इनेमल होता है दांतों का, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत चीज़ होती है ना, सुना है ना। तो और आपके बोन्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके, कैल्शियम, फास्फोरस और आपका फ्लोराइड्स। ये चीज़ें जो होती है, फ्लोराइड बहुत ही कम अमाउंट में होता है, मेजर कंटेंट आपका कैल्शियम और फास्फोरस का होता है। बट जब पानी में इसकी क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाता है फ्लोराइड का, प्रॉब्लम क्या होती है कि वाटर कॉजेस न्यूरोट्रांसमीटर डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड दिक्कत, टीथ डिफॉर्मेशन, ठीक है, हार्डनिंग ऑफ बोन्स, स्टिफ एंड पेनफुल जॉइंट्स, स्केलेटल फ्लोरोसिस। ये सब प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होती है, फ्लोरोसिस का मतलब है फ्लोरीन की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब के साथ अगर आप देखोगे, बहुत सारे रीजन्स होते हैं जहाँ पर फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ग्राउंड वाटर में, कुआं से पानी पी रहे हैं, हैंडपम्प से पानी पी रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर का लेवल, अगर फ्लोराइड लेवल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारे कुछ फ्रेंड्स थे आंध्र प्रदेश के,
कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के, वो उस एरिया में फ्लोराइड लेवल बहुत ज़्यादा था, तो उनके जो दांत थे ना, उनकी इनेमल बाहर का खराब हो गया था दांतों में, है ना, तो पीलापन आ गया दांतों में, और आपका बाहर की लेयर जो है करोड़ हो गई, है ना, घिस गई समझ लीजिए। किसकी वजह से? पानी में फ्लोराइड की कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से। इसलिए उन एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लोराइड कंटेंट है, गवर्नमेंट ने आपके आरओ सिस्टम लगाए हैं अपनी तरफ से, या उन ग्राम पंचायतों ने एक कंबाइंड जगह पर कोई बड़ा ट्रीटमेंट सिस्टम लगा दिया, और वहीं से सब लोग भर के पीने का पानी ले जाते हैं। और प्रॉब्लम क्या आती है? इसकी वजह से जो जॉइंट्स हैं ये घुटने से आगे आपके जो हैं आगे की तरफ मुड़ जाते हैं। क्या हो जाता है? आगे की तरफ मुड़ जाते हैं। इसको कहते हैं नॉक नी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? नॉक नी, घुटने को नॉक हो गया, है ना, क्या हो गया? नॉक मतलब कड़कड़ की आवाज समझ लीजिए, है ना, ऐसे, तो ये आगे की तरफ हो जाता है। ठीक है जी। तो किसकी वजह से ये होता है? फ्लोराइड की एक्सेस वाटर में अगर है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक भी बहुत ही ज़्यादा जो है, बहुत ही ज़्यादा नहीं, मोस्ट आप कहेंगे तो सीवियर पॉल्यूटेंट जो है अगर वाटर में है, दैट इज आर्सेनिक, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सीपेज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, माइन डिस्चार्ज, फ्लाई एश ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स कैन लीड टू आर्सेनिक इन ग्राउंड वाटर। तो दो ही सोर्स हैं, या तो थर्मल पावर प्लांट के जो एश उड़ के गई उसकी वजह से, या इंडस्ट्रियल लीकेज बिना ट्रीट किए हुए पानी में चला गया, वाटर बॉडीज में चला गया, तो वो क्या हो जाएगा? आपका आर्सेनिक का वाटर में परसेंटेजेस बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे तो खासकर इंडिया और बांग्लादेश में जो गंगा डेल्टा है वहां पर जो है आपका ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा क्या हो गया है? आपका कंटेमिनेट हो गया है इन आर्सेनिक की वजह से। एक अभी मैं डेटा भी दिखाऊंगा आगे कैसा होता है। तो क्रॉनिक एक्सपोजर ऑफ आर्सेनिक कॉजेस ब्लैक फूट डिसऑर्डर। क्या है? आप ब्लैक फूट डिजीज जो होती है, तो ब्लैक फूट नाम से आपको इसको पैर नहीं समझना है, इसका नाम है ब्लैक फूट। तो ब्लैक फूट डिजीज होती क्या है? इज ए पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। वेस्कुलर डिजीज है इन विच ब्लड वेसल्स इन लोअर लिम्स आर सीवियरली डैमेज्ड रिजल्टिंग इवेंचुअली इन प्रोग्रेसिव गैंग्रीन हो जाता है। ये अलग है नीचे वाला वाटर पोल्यूशन। तो क्या हो जाता है? क्या डैमेज हो जाते हैं? ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है इसमें। इसलिए फुट की वजह से पैर मत समझना, ठीक है, क्योंकि फुट इसलिए बोलते हैं कि लोअर लिम्स में आपका ये प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो जाती है? लोअर पार्ट में जो आपके क्या है ब्लड वेसल्स जो है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है लोअर लिम्स में, इसलिए इसको ब्लैक फुट कहा जाता है। ठीक है, ब्लड आपके क्या हो जाएंगे? ब्लड वेसल्स लोअर लिम्स में क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाती हैं, पेनफुल जो होता है, गैंग्रीन को लीड कर जाता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? आर्सेनिक की वजह से। ये एक डेटा है किन किन स्टेट्स में इंडिया में, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का डेटा है। इसका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का आप देखेंगे अगर आर्सेनिक पॉल्यूशन सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, सेकंड नंबर पे असम, फिर बिहार, फिर पंजाब और फिर यूपी। इसके रिवर्स आयरन पॉल्यूशन देखेंगे अगर, तो असम पहले नंबर पर, वेस्ट बंगाल सेकंड, त्रिपुरा थर्ड, बिहार फोर्थ, उड़ीसा 5। ठीक है जी। तो वेस्ट बंगाल और असम देखेंगे दोनों जगह पहले दूसरे नंबर पे हैं। तो यहाँ पर वाटर की सबसे ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम चल रही है, वाटर पोल्यूशन। ठीक है। ये और देखेंगे अगर आप पूरे इंडिया से जो 55,000 लगभग आपका सैंपल्स का एनालिसिस किया गया, तो आयरन लगभग 18,000 सैंपल में आयरन एक्सेस मिला। फिर सेलिनिटी, सेलिनिटी से लवणता, ठीक है, कि पानी देखो आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी जगहों का पानी हल्का नमकीन होता है। तो नमकीन होने का क्या मतलब है? सेलिनिटी ज़्यादा बढ़ गई है। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है पूरी दुनिया में। कहा जा रहा है कि पिछले 25 सालों में पूरी दुनिया का 1/3 मतलब मोर देन 33% पानी सॉल्टी हो गया है पूरी दुनिया का। ऐसा नहीं कि केवल समुद्र का, नॉर्मल वाटर बॉडीज का भी पानी सलाइन होने लग गया है। कारण क्या है ये बताता हूँ, आगे डिस्कस करेंगे।
तीसरा आर्सेनिक लगभग 12,000 सैंपल्स में, फ्लोराइड लगभग 7,000 में, हैवी मेटल्स और आपका नाइट्रेट्स। इतने सारे जो पूरे के पूरे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जो डेटा कलेक्शन किया है 55,000 सैंपल्स का, मैक्सिमम में क्या मिला है, पॉल्यूटेंट्स मिले हैं। कोई किसी में किसी एरिया में सपोज आपके आर्सेनिक से रिलेटेड इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली है कि वहाँ आर्सेनिक का डिस्पोजल आपका वाटर बॉडीज में होगा, है ना, या एग्रीकल्चर वेस्ट बहुत जहाँ पर ज़्यादा जाता है, खेत ज़्यादा है, तो नाइट्रेट की कंसंट्रेशन उस एरिया के पानी में होना लॉजिकल बनता है ना, क्योंकि आप बहुत सारे क्या ऐड करते हो, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स ऐड करते हैं, तो नेचुरली उस एरिया में वो बढ़ना जरूरी होगा ही ऑटोमेटिकली। उसको लोअर लिमिट रखना, तभी जाके जो है पानी हमारा क्या हो पाता है, पीने लायक हो पाता है। अब बात करते हैं फ्रेश वाटर सैलिनाइजेशन सिंड्रोम, FSS, ये नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फ्रेश वाटर, मैंने कहा अभी जैसे मैं कह रहा था कि पूरी दुनिया का 1/3 पानी नमकीन हो गया है, ठीक है। कौन सा वाला, फ्रेश वाटर। समुद्र का पानी तो ऑलरेडी नमकीन है, नमकीन झील जो है, जैसे चिल्का झील हमारी है, वो तो ऑलरेडी नमकीन झील है ना, उनका पानी तो सलाइन होना ही होना है। बट जो आपकी फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, सपोज नदी का पानी नमकीन हो गया, तो प्रॉब्लम की बात है ना भाई, ये कैसे हो गया, या आपका नेचुरल सोर्स का पानी क्या हो गया, आपका नमकीन हो गया। तो ये पूरी दुनिया में पिछले 25 सालों में कह रहे हैं कि 1/3 ऑलरेडी हो गया है। कारण अलग अलग है, पोल्यूशन एयर पोल्यूशन एक कारण है, उसकी वजह से भी ये बढ़ते हैं। दूसरा मेटल्स की वजह से, आप देखो 57% ऑफ ग्राउंड वाटर वाज कंटेमिनेटेड विद नाइट्रेट, फ्लोराइड एंड आर्सेनिक इंडिया में। 57%, मतलब आर्सेनिक अगर है तो वो पीने लायक नहीं है कंप्लीटली। नाइट्रेट थोड़ा बड़ा भी है तो भी पिया जा सकता है, क्योंकि उसका जो है इमीडिएट इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट आर्सेनिक का बहुत लो क्वांटिटी भी क्या है, पॉइजनस है ना। ऐसे ही आपका सेलाइन वाटर इन पर्सन फोर्स मैनी फार्मर टू शिफ्ट इन अदर सिटीज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु की थूथुकुडी एक जगह है, वहाँ पर पानी जो है पूरा नमकीन हो गया उस एरिया में, तो सारे के सारे लोग शिफ्ट हो गए वहाँ से दूसरी जगहों पे, क्योंकि भाई पानी तो आपको दिन भर में कई टाइम चाहिए, है ना। और पीने का पानी आपका कंप्लीटली जब हो गया, तो आप गाँव कोई है अगर, तो वहाँ आपको अपने लिए नहीं, जानवरों को भी पिलाना होता है सब चीज़। तो अगर एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा नमकीन हो गया पानी, तो लोग क्या कर रहे हैं, उस एरिया से मूव करके दूसरी जगह चले गए। ओके, अगला, सरफेस वाटर आर आल्सो एट रिस्क फ्रॉम फ्रेश वाटर सैलिनाइजेशन सिंड्रोम, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन एंड अदर फॉर्म ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। तो जिस एरिया में हम ऑब्वियसली कोई चीज़ हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वेस्ट भी हम क्या करेंगे, साथ साथ जनरेट करेंगे। वो वेस्ट कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली पानी में जाएगा, है ना। तो जैसे सलाइन होने के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल दुनिया में कहा जाता है, खासकर नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज में। नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है कि बर्फ जब पड़ती है ना, पूरी सड़कों पर आपका वो बिछा देते हैं, सॉल्ट, क्या कर देते हैं, सॉल्ट बिछा देते हैं सड़कों पे, ठीक है। उसकी अब वो गल के कहाँ जाएगा, वाटर बॉडीज में, और ये प्रोसेस हर साल होती है और कई सालों से होती आ रही है। तो ऑब्वियसली है आस पास का वो सॉल्ट जाएगा कहाँ, वाटर बॉडीज में जाएगा, तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसकी वजह से आपका फ्रेश वाटर क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, सलाइन हो रहा है ना, नमकीन हो जा रहा है पानी नॉर्मली। हमारे यहाँ तो ये चीज़ है नहीं, क्योंकि हम लोग आपका ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, पर जो आपका जो नॉर्थ आपके कह सकते हैं पोलर कंट्रीज जो खासकर हैं, वहाँ बहुत ही ज़्यादा बर्फ पड़ती है। अगर नॉर्डिक कंट्रीज की बात करें, फिनलैंड, नॉर्वे, इनमें तो विंटर के लिए टायर ही अलग होते हैं, एक टायर पे वो बाहर से वो लगाना पड़ता है ना, लगाना पड़ता है। और सड़कों पे क्या है, आपका सॉल्ट डाल देते हैं कि फिसलन न हो, और जो आपका सॉल्ट की वजह से क्या होता है, आपका फ्रिक्शन क्या हो जाता है, आपका वो नहीं होती है एक्चुअली। जब पाला पड़ता है ना, प्रॉब्लम क्या होती है, बर्फ नॉर्मली बर्फ की प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जब बर्फ के ऊपर से पाला पड़ जाता है नेक्स्ट डे, तब वो डेंजरस हो जाता है। उस चीज़ को रोकने के लिए क्या कर देते हैं, सॉल्ट क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो सॉल्ट तो एक चीज़ के लिए, अच्छे के लिए डाला है ना, कि कोई इश्यू ना हो, फिसले नहीं गाड़ियाँ। बट दूसरा प्रॉब्लम क्या रहा है, फ्रेश वाटर को अब क्या हो रहा है, क्या हो जा रहा है, नमकीन हो जा रहा है, क्योंकि आपने टनों टन डालना है पूरे देश की सड़कों में। तो नॉर्थ की जितने भी सड़कें हैं आपके यूरोपियन, सबके सब जगह ये काम होता है। इसकी वजह से फ्रेश वाटर को क्या हो जाता है, नमकीन हो जा रहा है, इसको एक सिंड्रोम नाम दे दिया। अब क्वेश्चन है कुछ,
से रिलेटेड जो हमने पढ़ा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, किसके लिए है? पहला ऑप्शन है मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, होता है? नो। कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, नो। पॉल्यूशन एसे इन एक्वेटिक सिस्टम, assessing oxygen level in high altitude region, आंसर सी। इतना आसान आता नहीं है, लकीली 2017 में आ गया। एक दो क्वेश्चन तो आते ही है ना थोड़ा सा। ये है जी क्वेश्चन, ये कहीं आया नहीं है तो इसलिए समझ लीजिए कि आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज ए पॉल्यूटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। ड्रिंकिंग वाटर में क्या क्या होता है? आर्सेनिक होता है। सॉर्बिटॉल किसी ने सुना है? नहीं सुना है? सॉर्बिटॉल क्या होता है? ग्लूकोज देखा ना आपने? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जानते हो? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज होता है, यहाँ ऊपर होता है CHO, यहाँ होता है CH2OH, यहाँ HOH, HOH, HOH और H। इस CHO को चेंज करके CH2OH बना दो। जब दोनों साइड CH2OH होता है फिर ग्लूकोज सॉर्बिटॉल बन जाता है। क्या हो जाता है? सॉर्बिटॉल। तो सॉर्बिटॉल क्या है? CH2OH, CH2OH, बीच के ये सब सेम है, ठीक है? इसको कहते हैं सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल कोई पॉल्यूटेंट नहीं है, ठीक है? थर्ड है फ्लोराइड, पॉल्यूटेंट है। फॉर्मल्डिहाइड वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड जो होता है आपको ध्यान रखना है, फॉर्मल्डिहाइड का वेपर जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत ही लो होता है, उड़ जाता है। अगर वो पॉल्यूटेंट रहेगा भी तो वो उड़ के आसमान में चला जाता है, ठीक है? यूरेनियम भी पॉल्यूटेंट है ना? यूरेनियम तो क्योंकि ग्राउंड वाटर में यूरेनियम भी मिलता है, राजस्थान में कई जगहों पर मिला हुआ है यूरेनियम ग्राउंड वाटर में, इसलिए यूरेनियम के लिए भी जो है गवर्नमेंट बहुत सारे पूरे देश में, DAE आपने नाम सुना होगा ना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है पूरे देश में अलग अलग जगहों पर आपका यूरेनियम और कोई भी अदर पॉल्यूटेंट्स के, खासकर रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स की मेजरिंग के लिए। ये कहीं है भी नहीं है, तो नहीं है, तो प्रोग्राम चलते हैं हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट्स का एक क्लस्टर बना लेते हैं हर कुछ 5 सालों 10 सालों में, तो ये चलता रहता है। आम लोगों को पता नहीं चलता ये चीज़ें, क्योंकि थ्रू इंस्टीट्यूशन ये किया जाता है। सपोज एक IIT को प्रोजेक्ट दे दिया कि भाई आपने इस स्टेट के इन 4 जिलों का वाटर एनालिसिस करना है, खासकर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि बाकी के लिए तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता ही है, बट बाकी चीज़ों के लिए भी वाटर बॉडीज का, नालों का, नदियों का, सब जगह सैंपल एनालिसिस किया जाता है। अलग अलग जगहों पर इंस्टीट्यूट्स को पैसा देते हैं, आम पब्लिक को पता नहीं चलता है। तो कौन सा होगा आंसर? 1, 3, 5 कहीं है सर? सी। नेक्स्ट है which of the following is associated with the issue of control and phasing out the use of ozone depleting substances। वो सारे सब्सटेंस को यूज करना, कम करना है जो ओजोन को डिप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से ओजोन के लिए डिप्लीट करने वाले? CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, हाइड्रोक्लोरोकार्बन भी है ना, जहां भी क्लोरीन लग गया है, क्लोरोफ्लोरो हो या हाइड्रोक्लोरो, सब के सब क्या है? रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लीशन के लिए। इनमें से किस में ये कहा गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद ही ओजोन लेयर डिप्लीशन को बचाने के लिए पूरी दुनिया में मूवमेंट चला था। नेक्स्ट है इन द सिटीज ऑफ country which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index। पूछा गया है सवाल 2016 में, कौन सा है? considered the calculating value of air quality में किस को क्या किया जाता है? एक चीज और भी है, select the correct answer in the given order। ठीक है, वो क्वेश्चन दूसरे पेज पे चले गए थे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको देखना है इसमें से। ये सॉरी नहीं होता है, नहीं होता है, ये होता है, ये होता है,
ठीक है, ये भी नहीं होता है। ठीक है जी, तो कौन कौन से हो गए? 2 and नो 3 and 4 3 and 4, यस 3 and 4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल, इतने हैं आज के क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस हैं सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम लोग फॉलो करेंगे।